अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। 9 मई के वाकयात के बाद तहरीक इंसाफ संभल नहीं पा रही, बड़ी तेजी से सियासी बहरान की तरफ बढ़ रही है। कप्तान की टीम का मिडिल ऑर्डर भी एक के बाद एक विकेट गिरने का मंजर पेश कर रहा है। गुज़श्ता रोज तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी ने अपनी पार्टी को खैरबाद कहा और गुज़श्ता रोज इमरान खान के एक और इंतहाई करीबी साथी असद उमर ने कोर कमेटी के मेंबर और जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। विकेटें गिरने का सिलसिला रुकने की बजाय तेज होता जा रहा है। आज भी तहरीक इंसाफ की अहम रुकन मलिका बुखारी ने पार्टी ओहदों से सबकदोशी इख्तियार करते हुए तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान कर लिया। इमरान खान के लिए सिर्फ सियासी नहीं, कानूनी महाज पर भी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। आज लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जिना हाउस में तोड़ फोड़ और जलाओ गिराव के मुकदमात में आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल के लिए साबिक MPA मियां उस्मान समेत 16 शरपसंद नासिर को कमांडिंग अफसर के हवाले कर दिया। मियां उस्मान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक अपोजिशन लीडर मियां महमूदुर रशीद के भांजे और दामाद हैं। इससे पहले गुज़श्ता रोज खैबर पख्तूनख्वा में भी फौजी तनसीबात और कौमी हीरोज के मुजस्मों की बेहुरमती में मुलव्वस 6 अफराद के केसेस फौजी अदालतों में चलाए जाने का फैसला किया गया था। दूसरी जानिब PTI के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 245 के नफाज को कलअदम करार देने की इस्तदा करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ का नफाज है। उन्होंने इस्तदा की कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों की गिरफ्तारी का सिलसिला रोका जाए, पार्टी लीडरान की जबरी अलहदगी गैर कानूनी करार दी जाए, आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सिविलियन का ट्रायल गैर कानूनी करार देने के लिए के साथ साथ 9 मई की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म की इस्तेदाद से एक नया पेंडोरा बॉक्स भी खुल चुका है और दरख्वास्त के एक पैराग्राफ ने मुबस्सिरीन को अपनी जानिब मुतवज्जे किया है, जिसने कई सवालात भी खड़े कर दिए हैं। इमरान खान अपने माजी के मौक़िफ़ से भी हट चुके हैं और इस दरख्वास्त में उनकी तरफ से एतराफ़ यह किया गया है कि मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ की हुकूमत को गिराए जाने के पीछे इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, क्योंकि उन्होंने जो तहरीर किया उससे तासुर यही उभर रहा है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने प्रोपेगेंडा किया इमरान खान के, ये जो दरख्वास्त है उसमें यह कहा गया है, प्रोपेगेंडा किया है कि इमरान खान अपना आर्मी चीफ लाना चाहते थे और सारा ड्रामा नवाज शरीफ और मरियम नवाज का रचाया हुआ है और इनके बकौल मरियम नवाज अपने वालिद को हटाए जाने का इस्टेब्लिशमेंट से बदला लेना चाहती हैं। लेकिन इमरान खान के माजी के मौक़िफ़ की अगर बात की जाए तो उन्होंने हमेशा सुप्रीम कोर्ट के हाथों साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की पनामा केस में नाअहली को कानून की हुक्मरानी करार दिया और इस्टेब्लिशमेंट और ख़ास तौर पर साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के किरदार को हमेशा सराहते रहे। मैं ये समझ कि जो बेसिस एक सिविलाइज सोसाइटी की, वो जो बेसिस है वो आपके दौर में और जो ये पनामा के अंदर जो एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट हुई, इसने पाकिस्तान को, जो आप नया पाकिस्तान की बात करते हैं, ये नया पाकिस्तान की बुनियाद आपने रख दी है। जस्टिस खोसा साहब की अजमत को सलाम, जिन्होंने बहुत अरसा पहले भांप लिया था कि हक़ाइक़ क्या है और आज उनके ब्रदर जजेस ने उनकी तायद कर दी है। अब ख्वाजा आसिफ तुम्हारी बारी है, नवाज शरीफ के बाद अब इन दरबारियों की बारी है। गली गली में शोर है, सारा टब्बर चोर है। आज तारीखी फैसला है, हमने तो पहले दिन से कहा था कि इसको डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हो गया है, इंसाफ की जीत हुई है। आज वो नवाज कौन एहतसाब का जो काम प्राइम मिनिस्टर और उसकी फैमिली से शुरू हुआ है, वो उन तमाम लोगों के खिलाफ होगा जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा जो ताकतवर है वो खरबों कभी है, उनका एहतसाब हो रहा। मैं मुबारकबाद देता हूँ पूरे पाकिस्तान को इस शानदार फतह के ऊपर। पाकिस्तान में एक नए दौर का आगाज हुआ है। ये आपने सुन लिया, उस वक्त सेलिब्रेट किया जा रहा था पनामा वर्डिक्ट को, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था जिसके बाद नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हो गए थे। लेकिन आज इमरान खान जो कुछ कह रहे हैं कि जी मरियम नवाज बदले ले रही है इस्टेब्लिशमेंट ने जो उनके वालिद को निकाला था। अब गुज़श्ता कुछ महीनों से पाकिस्तान की सियासत में ऑडियो लीक्स की गूंज भी बड़ी जोर से सुनाई दे रही है। सियासतदान हो, आला अदलिया के जजेस हो, वज़ीर आज़म ऑफिस हो, कोई भी इन मुबैना ऑडियो लीक्स की जिद से बच नहीं सका। ऐसे में ये मुतालबा जोर पकड़ने लगा कि इन
मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात कराई जाएं, जिसके बाद वफाकी हुकूमत ने ऑडियो लीक्स के मामले पर 3 रुकनी जुडिशल कमीशन तश्कील दिया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में कायम कमीशन में बलूचिस्तान हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान को भी शामिल किया गया। ऑडियो लीक्स कमीशन की तहकीकात के हवाले से अब तक सिर्फ एक ही इजलास हुआ, जिसमें यह अहम पेशरफ सामने आई कि कमीशन की जानिब से ऑडियो से जुड़ी 4 बड़ी शख्सियात, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब, सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी, सीनियर एडवोकेट ख्वाजा तारिक रहीम और मुबैना ऑडियोज में सीनियर वकील से गुफ्तगू करने वाले सहाफ़ी को 27 मई को तलब कर लिया है, जबकि अटॉर्नी जनरल ऑफिस चारों शख्सियात को जारी नोटिस की तामील कराएगा और इस कमीशन का आइंदा इजलास 27 मई को होगा। लेकिन इमरान खान इन ऑडियो लीक्स के हवाले से बारहा ये मुतालबा करते रहे माजी में कि इन ऑडियो लीक्स की तहकीकात करवाई जाएं, लेकिन अब अपने ही मुतालबे से वो पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत की जानिब से ऑडियो लीक्स पर बनाए जाने वाले कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार वो कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये मामला भी इमरान खान लेकर अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और ऑडियो लीक्स पर जुडिशल कमीशन बनाने के खिलाफ तहरीक इंसाफ की जानिब से बाबर अवान के तवस्सुत से आईनी दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें इस्तदा की गई है कि जुडिशल कमीशन की तश्कील का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। यानी एक तरफ वो मुतालबा कर रहे थे कि इन ऑडियो लीक्स की तहकीकात होनी चाहिए, दूसरी जानिब अब जो कमीशन बन चुका है उस कमीशन को उन्होंने चैलेंज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी ने भी सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स कमीशन तलबी का जो नोटिस है वो चैलेंज किया है और अपनी दरख्वास्त में ऑडियो लीक कमीशन के नोटिफिकेशन को आइन की खिलाफ वर्जी करार दिया, जिसके बाद आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर उमर अता बंदियाल ने ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है और इस 5 रुकनी लार्जर बेंच में खुद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस हसन अजहर इस बेंच का हिस्सा होंगे। अब ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त पर कल समाअत होगी, लेकिन एक तरफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जो खुशदामन है सास हैं, उनकी मुबैना वीडियो मंजर आम पर आ चुकी है, तो खुद उन्हीं को इस केस की समाअत करने वाले बेंच से बड़ा एतराज़ ये हो रहा है कि नहीं बैठना चाहिए था। इसी तरह एक और जस्टिस साहब की मुबैना ऑडियो सामने आई थी। तो नाज़रीन, इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया इमरान खान साहब के लॉयर हैं बैरिस्टर गौर खान साहब और इसके अलावा पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हसन रजा पाशा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। पाशा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। ऑडियो लीक्स पर अब कल समाअत होनी है और बेंच पर एतराजात भी उठाए जा रहे हैं। तो एक तो ये कि 2-3 मुबैना ऐसी वीडियोस थी जो कि जज साहिबान से ही रिलेटेड थी। कैसे देख रहे हैं आप इसको? इसका भी क्या एक ऐसा केस आ जाएगा जिसका वर्डिक्ट जो है वो कंट्रोवर्शियल बना दिया जाएगा और फैसला नहीं माना जाएगा? बड़ी बदकिस्मती होगी इस सारी सूरत हाल को अगर हम एनालाइज करें तो हम तो ये समझते थे कि जब इमरान खान साहब ने कमीशन बनने के फौरन बाद अपना रद्द अमल ज़ाहिर किया था तो उसमें ये मुतालबा रखा था कि कमीशन इस बात का भी तयन करे कि ये ऑडियो लीक्स बनाई किसने हैं और किसने आगे से है वो शेयर की हैं। तो हम ये समझे कि ये बड़ी अच्छी एक रवायत बन रही है कि ठीक है, होनी भी चाहिए। वैसे तो इब्तिदा में तो ये मैं गुजारिश करूंगा कि किसी की प्राइवेसी में दाखिल होना उसकी इजाजत के बगैर ये बहुत बड़ी ज्यादती है, नहीं होना चाहिए, अखलाकन भी कानूनन भी। लेकिन अगर कोई इस तरह की सूरत हाल आ गई है और कुछ लीक्स आई हैं और जिसमें कई जो अहबाब हैं, मोहतरम शख्सियात, उन्होंने इनकार नहीं किया। मसलन वजीर आला जो साबिक वजीर आला है परवेज इलाही साहब, उन्होंने इस बात को तस्दीक की कि मैंने ये बात की है, मुअज़्ज़ज़ जज साहब के साथ भी बात करने की तस्दीक की। तो ये चीजें सामने सरफेस पे जब आ गई हैं तो ये डिटरमिन करना बड़ा जरूरी है कि क्या ये जो है जो उनका मजमून है वो ठीक है और क्या इसमें कोई पैचिंग वगैरह लगाई गई है, कोई टुकड़े जोड़े गए हैं, या ये पूरी फ्लो में बात है और ये फोरेंसिक क्राइम बगैर पता नहीं चल सकता। तो हम तो ये समझ रहे थे कि ये चीजें सामने आ जाए तो ज्यादा बेहतर है, बल्कि जो दरख्वास्त दहिंदगान है उनके हवाले से भी हम ये सोच रहे थे कि ये उनके लिए भी बहुत बेहतर है कि उन पे जो एक स्टिग्मा लग गया है या उन पे जो एक ऑब्जेक्शन लग गया है
तो उसको धोने के लिए, उसको खत्म करने के लिए ये एक चीज क्लैरिटी के साथ रिपोर्ट में जब सामने आ जाएगी, बड़ा बैलेंस्ड एक कमीशन बना और हाई प्रोफाइल कमीशन है, बड़े इंटीग्रिटी वाले तीनों लोग हैं, तो ये हो जाना चाहिए था। लेकिन अब हम क्या कहें, अब उसको चैलेंज कर दिया गया, फिर चैलेंज जिस तरीके से किया गया, आगे जो फॉर्मेशन ऑफ बेंच है वो भी देख लें, फिर आपके सामने है। ठीक है बैरिस्टर साहब, एक तो कमीशन चैलेंज करना, यानी अगर तो तहकीकात हो जाती, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, इस वक्त क्यों जरूरत पेश आई आपके ख्याल में इमरान खान साहब को कि इस कमीशन को चैलेंज कर दिया जाए? इसका मतलब यह कि क्या मुबैना ऑडियो से उनको या उनके साथ जुड़े लोगों को सियासी तौर पर नुकसान पहुंच रहा है, वो नहीं चाहते कि तहकीकात हों इसकी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बेसिकली आईनी और कानूनी मसला है। हमने तो इमरान खान साहब की जानिब से 19 अक्टूबर 2022 को पिटीशन ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो चुकी है, जबकि पहली लीक्स आई थी, और वो पिटीशन अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और हमारा तो कहना यही है कि एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम हो या कमीशन बने और वो सुप्रीम कोर्ट बनाए, और उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर हाउस से जितनी भी लीक्स उस वक्त आई थी और सर्वेलेंस डेटा इकट्ठा करना, फिर उसको लीक करना, फिर मुख्तलिफ अवकात में उसको मुख्तलिफ तनाजुर में पेश करना, ये सब पे इन्वेस्टिगेशन हो और कमीशन हो, वो अंडर द सुप्रीम कोर्ट सुपरविजन हो। ये तो एक पिटीशन ऑलरेडी पेंडिंग है, तो इसका ये नहीं है। अलबत्ता इस वक्त जो इशू है वो ये है कि हुकूमत ने 2017 के कानून के तहत एक कमीशन बनाया, और इस कमीशन के लिए जो TOR रखे उसमें सिर्फ और सिर्फ 8 ऑडियो लीक का है कि ये 8 ऑडियो लीक से ये कन्वर्सेशन हुई जो लेस देन 8 मिनट्स की कन्वर्सेशन है, इसकी आप तहकीकात करें। उसमें एक तो ये एक लीगल इशू है, वो ये है कि एक तो एक सिटिंग जज की जो से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन है वो कमीशन नहीं कर सकता। वो अगर करेगा तो वो सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करेगा, और जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इन्वेस्टिगेशन करता है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सुप्रीम कोर्ट के पावर एक्सरसाइज करता है। और ऐसी अच्छा बैरिस्टर ने बनाई हो, वैसे ये एक वैलिड पॉइंट है, ये एक वैलिड पॉइंट है, लेकिन साथ में एक और वैलिड एतराज बेंच की फॉर्मेशन पे भी है कि एक जज साहब जिनसे एक रिलेटेड मुबैना ऑडियो है वो भी उसी बेंच में शामिल है, तो वो खुद कैसे इस पर फैसला दे सकते हैं? ये भी एक एतराज। जो लोग ये कहते हैं ये बात गलत है। मैंने जो देखा और TOR में जो आया उसमें मौजूदा चीफ जस्टिस साहब की कोई ऑडियो लीक्स नहीं है। ऑडियो लीक्स चीफ जस्टिस की नहीं है, ना उसकी है। वो एक सेटिंग जज है जो नकवी साहब है, उसकी मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब है, और उसकी एक ऑडियो लीक जरूर उसने जिक्र किया जो परवेज इलाही साहब के साथ की गुफ्तगू को उन्होंने रखा है और जिक्र किया है। जहां तक चीफ जस्टिस साहब का ताल्लुक है तो मदर इन लॉ का किसी के साथ कन्वर्सेशन होना तो कोई नहीं है, या उनका है या नहीं है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब की कोई ऐसी कन्वर्सेशन नहीं है जो उनके साथ हो, वो सब्जेक्ट मैटर हो। लिहाजा एतराज करना कि वो बेंच पे ना बैठे। साहब एक और मामला है, एक और दरखास्त भी अदालत में चली गई है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि गैर एलानिया मार्शल लॉ है मुल्क में आर्टिकल 245 के तहत, और फौज की तलबी जो है वो कलअदम करार दी जाए। सिविलियन अफराद के फौजी अदालतों में ट्रायल को भी कलअदम करार दिया जाए। इसको आप कैसे देख रहे हैं एक ऐसे वक्त में जब ऑब्वियसली 9 मई के जो वाकयात थे अक्रॉस द बोर्ड सब ने कंडेम किया और होना भी चाहिए, और ट्रायल्स भी तकरीबन शुरू हो चुके हैं। आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 16 अफराद को हवाले भी कर दिया है जो जिना हाउस पर हमला हुआ। KP में कल यह फैसला हो चुका है। क्या सुप्रीम कोर्ट आपके ख्याल में इस किस्म का फैसला कर सकती है? आइन और कानून क्या कहता है? अगर तो फौजी तंसीबात पर हमले होते हैं, क्या आइन इस बारे में क्लियर है कि फौज को इख्तियार हासिल है कि उन अफराद के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमात कायम हो? आइन में तो इसकी कोई वजाहत नहीं की गई और ना ही इसको डिस्कस किया गया है, ना ही कोई प्रोविजन है। लेकिन आर्मी एक्ट मौजूद है, 1956 का एक्ट है। जिस वक्त वो बनाया गया उसमें सिविलियंस के ट्रायल के लिए फौजी अदालतों के बारे में कोई बात नहीं थी। ये 1967 में उस वक्त के आमिर अयूब खान साहब जो थे फील्ड मार्शल, उन्होंने अमेंडमेंट कराई थी इसमें, और वो ये ऐड किया सेक्शन 21D, जिसके तहत ये कहा गया कि सिविलियंस का भी जो है ट्रायल है वो कर सकती है फौजी अदालतें। और हमने देखा कि पिछले 3.25 साल में जब PTI की हुकूमत थी तो उसमें 25
मुकदमात ऐसे थे जो सिविलियंस के थे और जिनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हुआ, और उस वक्त के वजीर आजम साहब ने बारहा ये कहा मीडिया पे भी आके और प्राइवेटली भी कि जनाब मेरा तो ये है जाती कि कोई भी दहशत गर्दी में मुलव्वस है तो उसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए। हमने उस वक्त भी एतराज किया था और हम ये कहते थे कि ये गलत बात कर रहे हैं, इनको मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं कराना चाहिए। आज भी अब उनकी पार्टी को पे भारी वो क्या कहते हैं एक वो भारी दौर आया हुआ है, तो हम अभी भी ये कहते हैं कि आर्मी एक्ट के तहत आर्मी कोर्ट्स के तहत ट्रायल नहीं होना चाहिए। लेकिन सूरत ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब इक़्तिदार में होती है तो वो फिर कोशिश नहीं करती कि आर्मी एक्ट में तरमीम करे और ये मामला वंस फॉर ऑल सेटल हो जाए। जब भी अपोजिशन में आती हैं और उनको निशाना बनाया जाता है तो फिर उनको ये चीज याद आ जाती है कि आर्मी एक्ट से के नफाज से और आर्मी कोर्ट्स की वजह से बुनियादी हकूक सल्ब हो जाते हैं और सही आर्टिकल 10A की नफी हो जाती है और वगैरह वगैरह। तो मैं समझता हूं कि ये चीजें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के सोचना चाहिए कि आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल सिविलियंस का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन इस वक्त लाहौर में तो 16 बंदों को वो ले गए, कमांडिंग ऑफिसर साहब ले गए, और बाकी फैसलाबाद वाला केस भी अंडर कंसिडरेशन है। मुझे लग रहा है कि विद इन अ डे और 2 वहां से भी लोगों को वो ले जाएंगे। अब एक और चीज जो गौर साहब ने बात की कि कमीशन अगर सुप्रीम कोर्ट का बनता तो वो ज्यादा बेहतर था। मैं ये अर्ज करूं कि ये कमीशन जो है वो बाकायदा पाकिस्तान कमीशन ऑफ द इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत ये कमीशन फेडरल गवर्नमेंट ने सेक्शन 3 के तहत बनाया है और वो ऑथराइज है कमीशन बनाने में। और इसमें जो चेयरमैन है सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर तरीन जज है और बाकी जो मेंबर्स हैं 2 हाई कोर्ट्स के वो चीफ जस्टिस साहबान है। बड़ा हाई प्रोफाइल ये कमीशन है और इस एक्ट में ये लिखा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अगर सुप्रीम कोर्ट के कोई जज चेयरमैन होंगे इस कमीशन के तो उनके पास वही इख्तियार होगा जो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। लिहाजा जो बात मेरे भाई कर रहे हैं वो इख्तियार ऑलरेडी इस एक्ट में दे दिया गया है कमीशन के चेयरमैन को कि वो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार रिज्यूम कर सकते हैं। ठीक है बैरिस्टर गौर साहब, ये जो पाशा साहब ने मिलिट्री कोर्ट्स की बात की, एक तो ये बताइएगा कि क्या आप समझते हैं कि जो लोग मुलव्विस हैं उनके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में ही ये सारे मुकदमात वगैरह जो हैं वो चलाए जाएं? और इस वक्त इसी से जुड़ा दूसरा सवाल कि इमरान खान साहब क्या इस वक्त क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्योंकि उनकी ज्यादातर लीडरशिप जो है वो तो तकरीबन या जेलों में या छोड़ के चली गई है। कल उनकी एक वीडियो सामने आई जिसमें वो कह रहे हैं वो किसी से राब्ता भी नहीं कर पा रहे, वो थोड़े से थके थके और ऐसे लगे जिस तरह से वो शिकस्त खुर्दा, एक मैं वो वर्ड तो खैर यूज नहीं करूंगा, लेकिन ही वॉज वेरी डाउन। क्या आपकी बात उनसे हुई है? क्या वो सोच रहे हैं इस वक्त? नहीं, मेरी खान साहब से बात नहीं हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह वो डाउन नहीं है, उनका बड़ा मुराल है और मुराल हाई है और अपना स्ट्रगल कंटिन्यू करेंगे जो 27 ईयर से कंटिन्यू करते चले आ रहे हैं। जहां तक पाशा साहब ने ये जिक्र किया है कि जी जो कमीशन अगर बनता है उसके पास सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, वो इसमें सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं होता। वो इस लफ्ज के लिए लिखा गया है कि अगर उसकी कंटेम्प्ट किया जाए तो अगर वो चीफ सुप्रीम कोर्ट का जज उसमें इंक्लूड है फिर उस इन मैटर ऑफ अ कंटेम्प्ट उनके पास सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार होगा। लेकिन बेसिकली यह है कि जज साहिबान उसमें 2 हाई कोर्ट के जज साहिबान हैं। जो कोड ऑफ कंडक्ट जजेस का बना हुआ है वो कोड ऑफ कंडक्ट का आर्टिकल 7 जजेस को मना करता है कि आप हुकूमती कमीशन पे नहीं बैठेंगे। जब जब वो कमीशन पे बैठते हैं तो वो चीफ जस्टिस की रजामंदी से और उनके नॉमिनेशन के साथ बनते हैं और वो ऐसे मैटर होते हैं जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के होते हैं। जिस तरह क्वेटा का ब्लास्ट हुआ तो काजी फैसल साहब ने खुद कर दिया, इस्लामाबाद कचेरी का ब्लास्ट हुआ यहाँ भी अब जो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने किया, आर्मी पब्लिक स्कूल का हुआ तो लालजान खटक साहब वो जज थे उन्होंने कर दिया, ये उसकी तरह। तो ये ऑल टुगेदर डिफरेंट एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, इसलिए इसकी सेटलमेंट होना जरूरी है।
हर बात को पॉलिटिकल तनाजुर में बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। चले जहां तक ये ताल्लुक है ये मिलिट्री। अच्छा गौर साहब 20 सेकंड रह गए हैं ब्रेक में, प्लीज आप जारी रखिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जहां तक मिलिट्री कोर्ट्स का ताल्लुक है तो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी वोट कर चुकी है इस मैटर को कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल सिविलियन का नहीं हो सकता, और सिविलियन का किसी सूरत नहीं हो सकता एक्सेप्ट उन सिविलियन का जो किसी बेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो और उसने बंदूक उठाई हो अगेंस्ट द स्टेट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन और सेक्ट, फिर उन लोगों का हो सकता, ऐसे का नहीं हो सकता। बेशक आप करें। जहां तक 9 मई का ताल्लुक है तो जो कुछ हुआ है वो पाकिस्तान के हर बंदे ने कंडेम किया है, पीटीआई ने कंडेम किया, हर एक ने कंडेम किया, कोई ऐसा नहीं है जो इसको जस्टिफाई करता है, लेकिन अपने सिटीजन को भी कानून के मुताबिक सजाएं देनी है। ठीक है, बैरिस्टर गौर साहब, हसन रजा पाशा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद वजीर मुमलिकत और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब और सीनियर सहाफी और तजज़ियाकार मुनीफ फारूक साहब हमें ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले जिस तरह बात हो रही थी, इमरान खान साहब की सिर्फ सियासी मुश्किलात नहीं बढ़ रही, उनके लिए कानूनी मुश्किलात भी बढ़ती जा रही हैं। 2 बड़े कॉम्पिटेंट लॉयर्स, बैरिस्टर गौर साहब खुद इमरान खान साहब के वकील हैं और साथ में हसन रजा पाशा साहब शामिल गुफ्तगू थे। इस वक्त कुछ और मामलात भी हैं जिस पर हुकूमती वर्जन आना बहुत ज़रूरी है। एक तो तकरीबन 80 के करीब जो PTI के रहनुमा हैं उनमें इमरान खान साहब भी शामिल हैं, इमरान खान साहब की मिसेस समेत उन्हें नो फ्लाइट लिस्ट पे डाल दिया गया है, यानी वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। इसके अलावा आज बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ा क्लियर कट कह दिया है कि वो किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं है। गुज़श्ता आपको याद दिलाते चलें कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि ज़ेर गौर है पाबंदी लगाना, लेकिन बाद में उन्होंने शाहज़ेब खानज़ादा के शो में उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे दी थी कि अभी फैसला नहीं हुआ, ज़ेर गौर है। तो इसके अलावा तहरीक इंसाफ से परवाज का सिलसिला जारी है। कल 2 बड़े अहम रहनुमा असद उमर साहब ओहदे छोड़ गए, फवाद चौधरी साहब जो हैं वो तो इमरान खान साहब को ही छोड़ गए। आज मलिका बुखारी जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी हैं और शुनीद यही है कि जमशेद चीमा और उनकी जो मिसेज हैं वो भी पार्टी छोड़ने का ऐलान आज किसी भी वक्त कर सकते हैं। इसके अलावा जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो काफ़ी, जिस तरह सलीम साफ़ी साहब कहते हैं, वो अहम तरीन बन चुके हैं। उनकी काफ़ी जो तहरीक इंसाफ के ऐसे रहनुमा हैं जो कि ऐलानात भी कर चुके हैं कि वो खान का साथ नहीं छोड़ेंगे, वो भी जहांगीर तरीन साहब से इन टच है। और इस वक्त जो एक शख्स है जिस पर मीडिया की भी नजरें हैं, खुद इमरान खान साहब की भी होंगी, बाकी लोगों की भी होंगी, अगर वो तहरीक इंसाफ छोड़ देते हैं तो वो इमरान खान साहब के लिए वाकई बहुत बड़ा धचका होगा। वो खामोश हैं। परवेज खटक साहब की बात हो रही है, सुनने में ये आ रहा है कि वो शायद पीपल्स पार्टी भी ज्वाइन करने के लिए राजी हो सकते हैं, लेकिन उनका पहले इस पर राजी होना जरूरी है कि वो तहरीक इंसाफ छोड़ते हैं या नहीं। तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है वजीर मुमलिकत पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं फैसल करीम कुंडी साहब, और जनाब मुनीफ फारूक साहब जियो न्यूज़ के मेज़बान हैं, एंकर पर्सन हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। कुंडी साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताइएगा कि जो अडियाला जेल में रहे वो उधर ही रहेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे तो वो बाहर निकल आता है, ये तासुर जितना मजबूत हो चुका है, ये कैसे हुकूमत ख़त्म करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तासुर ख़त्म हो सकता है अगर PTI एक सियासी जमात होती। आप सदर ज़रदारी साहब के इंटरव्यूज़ उठाएँ, पार्लियामेंट से खिताब, चाहे वो कौमी असम्बली या मुश्तरका इजलास से उन्होंने खिताब किए, या उनके जो है वो जो कुछ TV इंटरव्यूज़ हैं जो इस पूरे 4 साल दौर में उन्होंने दिए, उनके आप इंटरव्यू उठा लें। उन्होंने जो कहा था कि फ्यूचर में क्या होने जा रहा है PTI के साथ या क्या होगा, तो सामने तो कौन कहते हैं, फिर बर्दाश्त कर देखें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों ने, खुद आसिफ अली ज़रदारी ने 4000 दिन जेल में गुजारे, ठीक है। 167 दिन फरियाल तालपुर साहब ने गुजारे, 765 दिन खुर्शीद शाह साहब ने गुजारे, 5 साल जो है उसको अगर मल्टीप्लाई कर दिनों में अपने गिरानी साहब ने गुजारे, शहीद अहमद साहब ने कितने दिन गुजारे। ये सिर्फ पीपल्स पार्टी की बता रहा हूँ। तो उन्होंने तो कहीं नहीं कहा कि हम जाते हैं प्रेस क्लब और हम जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो जो लोग इनकलाबी थे, जो लोग नया पाकिस्तान बना रहे थे, जो लोग इतने बड़े बड़े डायलॉग मार रहे थे, आज पता लगे पंजाबी फिल्मों के सुल्तान रही के डायलॉग थे। आज मैं सुन रहा था, किसको सुन रही जी, एक दिन आप चले जाएँ अडियाला जेल। हमारे तो लोगों ने सालों साल गुजारे हैं, 14 साल नहीं, लेकिन उन पर जो दबाव है
वो आप कह रहे हैं कि बट ठीक है, हम पर था, हमने भी बर्दाश्त किया, इन पर है ये भी बर्दाश्त। कोई नहीं, आप ये नहीं कह रहे कि दबाव कोई नहीं है। कोई दबाव नहीं है, किसी को किसी ने मतलब जबरदस्ती किसी पार्टी में नहीं भेज रहे, किसी कुछ वो नहीं कर रहे। लेकिन आप मुझे बताएं कि जो 9 मई का वाक़या पेश है पाकिस्तान की सियासी तारीख में, कभी भी ऐसा है? क्या किसी पॉलिटिकल लीडर ने, हमारे भी माजी में रियासत के साथ तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन कभी हमने शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी पे हमारी लीडरशिप ने ये नहीं कहा जाके पिंडी में जो है वो प्रेसिडेंट हाउस पे हमला कर दो, या किसी कोर कमांडर हाउस पे हमला कर दो, या किसी GHQ पे हमला कर दो, या किलों में आग लगा दो, या एम्बुलेंस को। ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें आप लोगों ने जिस तरीके से किया, ये अब BJP को देखें, उन्होंने जो गुंडागर्दी इंडिया में की, तो ये किसी किस्म की गुंडागर्दी ये लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ये तो एक ना माफ़ी जो है वो एक जो है एक बात है जो उन्होंने की, इनकी लीडरशिप ने की, और मानते थे कि हमारे साथ ये होगा। तो ये, और फिर देखें दो चीज़ें, इमरान खान साहब इतना झूठ बोलते हैं। उन्होंने एक पत्नी कौन सी यूनिवर्सिटी से झूठ की सर्टिफिकेट ली है, जब वो इधर पाकिस्तान में कहते हैं जी अमेरिकन साजिश मेरे खिलाफ हुई है और गैर मुल्की साजिश की वजह से मुझे निकाला है, जब उनके पास जाते हैं कहते हैं पाकिस्तान की फौज ने मुझे निकाला है। किस किस्म का, एक दिन में 2 झूठ, किस किस्म के मतलब है कि वो सुबह एक और शाम को 2। हमने पहले भी कहा था अमेरिकन कांग्रेसमैन से बात करने से बेहतर होता कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट से बात करते, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में रहते और वे फॉरवर्ड इस चीज़ का इलेक्शन होता। हमने पीपल्स पार्टी ने यह मौका दिया था मज़ाकरात की सूरत में, आगे डायलॉग से मज़ाकरात करें, लेकिन वो उसमें भी संजीदा नहीं थे। लेकिन मैं आपको एक खबर आप देता चलूँ कि इस वक्त वो बिल्कुल भरपूर कोशिश कर रहे हैं। किसी दिन में आप सुन लेंगे कि इमरान खान ने अमेरिका में सियासी पनाह ले ली। अच्छा, ये आप लिख लें अपने पास, अमेरिका में सियासी बना। बिल्कुल, उनको आपने नो फ्लाई लिस्ट पे डाला है, वो जहाज में उड़ नहीं सकते, वो अमेरिका पहुंचेंगे, फिर दरखास्त देंगे, कैसे देखिए 2 चीज़ें हैं। अगर अमेरिकन कांग्रेसमैन उनसे ये बात भी करते हैं कि आप चलो आपके साथ तो वहाँ पर आप नहीं जा रहे फेस, तो अमेरिका में उनके खिलाफ एक केस है, उधर भी ट्रायल फेस करते हैं। लेकिन वो चीज़ें भी अपनी जगह पे, ये आप मेरी बात आप लिख लें, माने नहीं, अपने दफ्तर में टैग करके लगा लें, फिर कि वो जाएंगे अमेरिका। आप किसी दिन उठेंगे और बोलेंगे उन्होंने सियासी पनाह ले ली अमेरिका में, और ये आप अपने दफ्तर में रख लें, किसी दिन फिर आपके उस पर। मुनीफ फारूक साहब, ये सब कुछ जो हो रहा है, डॉट्स अगर कनेक्ट किए जाएं तो क्या लगता है कि ये क्या हो रहा है? कुछ समझ आ रही है आपको? जिस तरह से तहरीक इंसाफ की विकेटें बड़ी तेजी से गिर रही हैं, लेकिन वो विकेट नहीं गिर रही जो अभी तक अडियाला जेल में है या लाहौर में जो लोग कैद हैं। उसके अलावा मतलब एक हुकूमत की परफॉर्मेंस जो थी वो भी दब गई है इस सब कुछ में, 9 मई के वाकयात में। जी मुनीफ साहब। बहुत शुक्रिया आदिल साहब। देखिए 2-3 चीजें हैं। एक तो ये कि मेरे ख्याल में, मेरे लिए, आपके लिए, क्योंकि कुंडी साहब भी एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, शायद इनके लिए भी ठीक है, इनका सियासी इख्तलाफ होगा PTI से, लेकिन मेरे लिए ये बात इस क्राइसिस में भी जो PTI के इस वक्त दरपेश है, कम से कम मुझे तो एक खुशी जरूर हो रही है कि चले कुछ लोग तो हैं जो जमात उनकी अच्छी बुरी जैसी भी है वो नजरियाती हैं अब तक, या वो अपने लीडर के साथ खड़े हैं और वो कहते हैं कि जी हम जमात नहीं छोड़ेंगे, हम कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर लेंगे, हम मुश्किल वक्त देख लेंगे, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे और हम साथ हैं। मैं समझता हूँ ये सियासी प्रोसेस के लिए और सियासी जमातों के लिए बड़ी अच्छी बात है। मैं ठीक है, मैं उनके कोई अगर कोई क्रिमिनल रॉन्ग डूइंग है, मैं उसको नहीं कह रहा कि वो रॉन्ग डूइंग उनकी जस्टिफाइड हो जाती है, नहीं, लेकिन एज अ पॉलिटिकल वर्कर ये एक अच्छी मिसाल है कि अगर कोई बंदा अपनी सियासी जमात के साथ मुश्किल वक्त आ रहे, डटा रहे और अच्छी अगर वो एक रेजिस्टेंस शो कर सके इस लिहाज से कि नहीं मैं अपनी जमात के साथ खड़ा हूं। हाँ, अगर उसने कोई क्रिमिनल रॉन्ग डूइंग की है तो उसकी सजा तो फिर मिलनी चाहिए। दूसरी बात यह है, देखिए कुछ जैसे मुझे नहीं पता, मैं कम से कम मुझे अभी तक शाह महमूद कुरैशी साहब का जो स्टैचर है या उनके जो मामलात हैं, उसने मुझे इम्प्रेस किया है कि वो अभी भी अगर ये कहते हैं कि वो PTI के साथ हैं और अभी भी वो अंदर कैद हैं इस वक्त, MPO के तहत या नजरबंदी में है, अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है कि उनकी भी इवेंचुअली कुछ सेटलमेंट हो और उनको लगे, क्योंकि वो खुद तो कोई तकरीबकार तो नहीं है ना, वो एक सियासी वर्कर है, एक सियासी कारकुन है, एक बहुत मंजे हुए सियासतदान है और उनका वो इंतशार की सियासत तो किसी को सूट नहीं करती। बट इशू ये है जो हो रहा है आदिल साहब, वो ऐसे ही है जो कि शायद नविश्ता दीवार था। देखिए आपने भी एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा और उसके अंदर बड़ी अच्छी बात की कि इमरान खान साहब ने भी कुछ चीजों को अंडर और ओवर एस्टिमेट किया। देखिए प्रॉब्लम ये है कि फौज भी डिफेंसिव पर रही है, एस्टेब्लिशमेंट भी डिफेंसिव पर रही है, लेकिन कि इमरान खान साहब को ये तासुर ना मिले या उनको ये ना लगे कि मेरे साथ को बहुत रगड़ा लग गया और मुझे ये हो गया है। इमरान खान साहब खुद उस नहज पर ले गए मामलात को और फिर 9 मई को जिस तरह से मामलात ने करवट ली, तो अब एक परफेक्ट केस उन्होंने खुद फराहम कर दिया है पूरी रियासत पाकिस्तान को अपने जमात के खिलाफ
मुकदमात बनाने की, आगे जाने की। क्योंकि जो कुछ हुआ है, आप जरदारी साहब को देखें, आप मियां नवाज शरीफ साहब को देखें, इनके सियासी स्लोगन्स या किसी से चले कहीं फौज के अंदर या एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी टिफ भी होगी, उसको इन्होंने क्रिटिसाइज भी किया होगा, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा कि चलो भाई चढ़ जाओ कंटोनमेंट्स के अंदर और फौजी अमलाक को जला दो। बीबी की शहादत एक ऐसी बात चीज थी जो कि शायद मेरे आपके लिए, हम सब पाकिस्तानियों के लिए एक ट्रॉमा था। लेकिन मुझे अभी भी आसिफ जरदारी साहब की वो जगह याद है जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा पाकिस्तान खपे। तो हैसियत सियासतदान कुछ सोच के ही बोला होगा ना, कि उस वक्त तो अल्लाह माफ करे कुछ भी हो सकता था, लोग थे इस हालत के अंदर। तो मुझे कम से कम ये लगता है कि जो हो रहा है ये नविश्ता दीवार था, लेकिन अगर मैं और आप ये कहें कि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है और कोई दबाव और प्रेशर नहीं है, तो ये भी ज्यादती वाली बात है। ऐसा तो नहीं है, आपको पता है दबाव प्रेशर तो फिर होता है बिल्कुल। एक वक्त चाहता है नाज़रीन ब्रेक का, जिसके बाद मुनीफ और फैसल करीम कुंडी साहब से गुफ्तगू जारी है। वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान खान साहब ने कल एक स्पीच की और उन्होंने गिला ये किया कि जी उनका इंटरनेट जो है वो भी सस्पेंड कर दिया जाता है। क्या उन्होंने कहा, जरा पहले वो सुने, फिर उसके बाद उस पर थोड़ा सा तबसरा भी लेते हैं अपने पैनलिस्ट से। मैं बैठा होता हूँ हर रोज कि किस दिन आके मुझे पकड़ लेंगे, एकदम इंटरनेट बंद कर दी पकड़ के। यानी कौन सी जमहूरियत में होता है? सारे लोगों को जेलों में डाल दे। मुझे ये नहीं पता मैं अब किसे कांटेक्ट किसे करूं, मेरे से कांटेक्ट ही कोई नहीं हो रहा, ना मुझे लीडरशिप मिलती है ना कोई मिलता है। जो मैं जूम पे मीटिंग करता था, इन्होंने वो इंटरनेट बंद कर जूम ही खत्म कर दिया। तो मैं तो तैयार बैठा हूं कि जो भी करने के लिए आएंगे, जब भी पकड़ेंगे, मैं तो खैर तैयार बैठा हूं, हर रोज तैयार होता हूं। अब खान साहब के ये जो स्टेटमेंट है थोड़े से वो मुझे दिल बर्दाश्ता लगे, या जिस तरह प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात हुई, थके हुए लगे। उन्हें नजर आ रहा है कि घेरा जो है उनकी पार्टी के गिर्द तंग होता जा रहा है। कुछ अरसा पहले आसिफ अली जरदारी साहब ने नेशनल असेंबली में एक स्पीच की थी, वो भी जरा सुन लें। पर देखेंगे हम कि कितने दिन आप चलते हैं, हम आपको नहीं गिराएंगे, गिरना आपने खुद है। और ये जो नए दोस्त आए हैं हमारे पार्लियामेंट में, इनको भी ट्रेन करना चाहता हूँ, ये भी ट्रेन हो जाए, ये भी सीख जाए। और ये दोस्तों मेरी बात नहीं है, मैंने तो बड़े नायब देखे हैं और मैं देखता रहूंगा, ये तो मसला ही नहीं। बात यह है कि जिस दिन आपको बुलाया जाएगा तो फिर क्या हो। तो मुझे आपका गम है ना, वो ज्यादा है, अपना नहीं है। जरदारी साहब फरमा रहे हैं मुझे आपका गम है। तहरीक इंसाफ को मुखातिब थे जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उससे पहले आपने इमरान खान साहब का पैगाम भी सुन लिया। उससे साफ लग रहा था कि वो उनकी जो बड़े मजबूत असाब के वो मालिक हैं। लेकिन जितने भी हमने ज़्यादातर जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स के आज ट्वीट्स थे, तज्जिए थे, स्पेशली इस क्लिप पर, उससे यही रिफ्लेक्ट हो रहा था कि इमरान खान साहब जो हैं अब वो ये समझते हैं कि घेरा इतना तंग हो चुका है कि उनकी शायद जो सियासी मुश्किलात शुरू हो गई हैं वो 4-5 साल इसी तरह जारी रहेंगी। कुंडी साहब, जरदारी साहब ने तो जो कहा था उस पर तो आपका तबसरा नहीं बनता। मुनीब ने जो बात की कि जी प्रेशर तो मौजूद है, हम जितना भी कहें कि नहीं जी कोई प्रेशर नहीं है और अपनी मर्जी से सारे लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, ये किसका प्रेशर है? आपका तो प्रेशर है नहीं, ये एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर है। मैं नहीं समझता कि प्रेशर है। देखें, प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी, मैंने भी अपनी पार्टी के लीडरान का बताया, इसमें डॉक्टर आसिम भी थे, आगा सिराज दुरानी को भी देखें, सब ने मतलब है कि जेलें देखी, और ये नहीं कि एक 2 दिन देखी, महीनों और सालों। शर्जील अहमद ने तकरीबन 21 महीने जेल गुजारी, बाकी चीज़ें भी थी, हमारे पार्टी के लीडरों ने भी गुजारी। हम एक पॉलिटिकल पार्टी, हम एक नज़रिए के साथ खड़े हैं। जो नज़रिए के साथ नहीं खड़े होते, आपके जब हम अपोजिशन होते थे आपको हम कहते थे कि ये लोग डेपोटेशन हैं, इधर उधर से इनको ला के इनको ये भर्ती कर दिया था। डेपोटेशन पीरियड 3 साल 4 साल बाद ख़त्म हो जाता है, ख़त्म हो गया, अब नई पोस्टिंग के इंतजार। देखें ये चीज़ें जरदारी साहब ने कहा ना कि ट्रेन होने इन्होंने या आपकी, तो फिर आप अगर प्रेशर है तो बर्दाश्त करें। पॉलिटिकल पार्टीज़ में लोगों ने की हैं, गिलानी साहब ने 5 साल की हैं, जरदारी साहब ने जेलें काटी, या फरियाल तालपुर साहब ने काटी, या बाकी हमारे पार्टी के लीडरान ने काटी, तो उन्होंने जेल काटी हैं, तो ये भी काटे। अब वो कह रहे हैं कि मेरे दोस्त मुझसे रब्त नहीं हो, भी आपके लोगों ने नंबर चेंज कर लिए हैं, इनको पता ही नहीं है, रब्त नहीं। यानी आप कह रहे हैं प्रेशर बर्दाश्त करें, भागे नहीं, पार्टी ना छोड़ें।
तकड़े हो जाए ना। ये तो कह रहे थे कि हम एक आज़ादी हैं और हम नजरिए के लिए लड़ रहे हैं और हम पत्नी क्या क्या कुछ क्या क्या डायलॉगे थे। अब हमें वो अगर आप वो क्लिप उनके बना के हमें बताएं कि वो क्या क्या चीज़ें थी और हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, तो फिर खड़े किधर के वो चूरी वाले मजनू जो यहाँ पर आके आपके शोज में और पार्लियामेंट में छलांगे लगाते थे कि हम ये कर देंगे वो कर दे। आ जाए ना मैदान में, क्यों नहीं आते, क्यों छुपे हुए हैं? आज तो मतलब चूहों की तरह बलों में घुसे हुए हैं। मैदान में आ जाए, लड़े अगर उन्हें लड़ना है। इन्होंने जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी के साथ लड़ना था, आ जाए। नहीं, वो हाथ पैर बांध के अगर कोई हाथ पैर नहीं लड़ना है, किसने नहीं हाथ देखिए बात नहीं कर सकते, जैसे ही बाहर निकलेंगे आप अरेस्ट कर लेंगे। बात एक रूल है, देखें गेम रूल्स होते हैं। ये रूल नहीं है कि आप जाकर अपने GHQ पे हमला करेंगे, आप कोर कमांडर के घर पे हमला करेंगे, आप किलों पे हमला करें। आप इस सूबे के रहने वाले स्वात में आपने देखा ही लगा। अब मिलिटेंट्स क्या करते थे, उन्होंने पाकिस्तान का झंडा उतारा होता। आज उन्होंने हमारे किलों से पाकिस्तान का झंडा उतार के PTI का झंडा लगा लिया था। तो ये क्या कर रहे थे? ये उन्हीं के नक्श कदम पे। अब कहते हैं ये पॉलिटिकल लोग हैं, इनके साथ बैठे। इन्होंने जो काम किए, जिस तरीके से उन्होंने स्कूल जलाए, कौन स्कूल जलाता था माजी में? ठीक, ये काम किन किन लोगों के थे? दहशतगर्दों के थे, गुंडों के थे। यही काम इन्होंने किए हैं। मुनीर फारूक साहब, इस वक्त तहरीके इंसाफ जिस जानिब जा रही है, आप लाहौर में बैठे हुए हैं, लाहौर में सुना है काफी एक्टिविटी कर रहे हैं जहांगीर तरीन साहब, ये पूरा सारा, ये जो सारे लोग जा रहे हैं उनमें से कुछ लोग तो कह रहे हैं हम सियासत से हम किनारा कशी हमने इख्तियार कर ली। क्या आप एक अलग पार्टी बनती देख रहे हैं, या आप समझते हैं कि ये लोग जो हैं पीपल्स पार्टी या नून लीग की तरफ चले जाएंगे, या तरीन साहब की सरबराही में एक अलग ग्रुप बना लेंगे, धड़ा बना लेंगे? व्हाट डू यू फोरसी? आदिल शाह ज़ैद साहब की ये एक चीज ना, ये अल्लाह ताला ने इंसानी फितरत भी है, नेचर भी है कि जब आप मुश्किल वक्त में होते हैं ना, अगर आप कोई किसी जगह से दीवार पे कोई अगर है और वो ऊपर जाने की बजाय नीचे गिरना शुरू हो गया है, तो अंग्रेजी में कहते हैं फुट होल्ड ढूंढना। तो आप फुट होल्ड ढूंढते हैं कि कहीं मेरा पाँव अड़ जाए और मैं रुक जाऊं, या कहीं मैं किसी जगह अपने आप को बिठा सकूं, मुझे सहारा मिल जाए। अब वो किसी को तो सहारा, कोई तगड़ा होगा तो वो सॉर्ट आफ्टर होगा, कोई जमात चाहेगी कि वो उनके पास आ जाए, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून। ऐसा नहीं है कि ये लोग इन जमातों के अंदर नहीं जाएंगे। जाहिर बात है फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको जो चाहेंगे कि एक और फैक्शन PTI का बन जाए। लेकिन मैं इतना जरूर कह दूं कि इमरान खान के बगैर PTI नहीं है, वो को फिर और ही जमात होगी और उसकी हैयत और उसकी शक्ल कुछ और होगी। वो को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ नहीं होगी, वो को और जमात होगी। दूसरी बात यह है, देखिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने आज, हम ये बात अगर कहते हैं और मैं इसको हम ये कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का भी प्रेशर है, एस्टैब्लिशमेंट को भी इस नहज पर लाने वाले इमरान खान साहब खुद हैं। अब एस्टैब्लिशमेंट ने तो नहीं इमरान खान साहब को कहा था ना कि आप जाके जिना आपके लोग जला दें और फिर आप वेंडलाइज कर दें तमाम इमारतें, रेडियो पाकिस्तान जला दें, मुल्क में अफरा तफरी मचा दें, तबाही फेर दें पूरे मुल्क की। और ना ही कहा था कि जी आप सर्विंग जनरल्स के ऊपर इल्जाम लगाएं कि जी फलाना मुझे मरवाना चाहता है। इमरान खान साहब ने क्या कुछ नहीं कहा और क्या कुछ नहीं किया। हमें कहा जाए तो लोग मिसालें देते हैं, जी देखिए नवाज शरीफ साहब ने PDM के जलसे में ये कहा, या जरदारी साहब ने ये कहा था। देखिए डिबेट एक ही रही है हमारी मुल्क में कि एस्टैब्लिशमेंट मुल्क की सियासत के अंदर दखल अंदाजी क्यों करती है, और मुल्क की सियासत के अंदर हुकूमतें बनाना गिराना ये एस्टैब्लिशमेंट का काम नहीं है। मैं बहसियत एक आम पाकिस्तानी, और शायद आप भी यकीनी तौर पर ये उम्मीद कर सकते हैं कि भाई ये काम आइंदा ना हो, क्योंकि जो हाथों से लगाई हुई गिरें थी वो दांतों से अब खोलनी पड़ रही है ना। वो चीज तो एस्टैब्लिशमेंट के सामने भी आई है। अब वो जो बाजवा साहब के दौर में हुआ और जो तहरीके इंसाफ का एक प्रोजेक्ट सामने आया, अब उसकी जो डैमेज उसने किया है पूरे पाकिस्तान को और जो तूफान बदतमीजी बर्पा किया है, क्या आज की एस्टैब्लिशमेंट उसके बारे में सोचती नहीं होगी कि यार ये हमारे मुल्क के साथ क्या हो गया है, और ये वो प्रोडिजी हमारी प्रोडक्ट थी जो कि हमारे ही गली पड़ गई है। वो कहते हैं ना कि नॉट ओनली डिड इट टर्न रोग, इट बैकफायर्ड। बहुत से लोगों ने मुझे गालियां निकालेंगे इस बात के ऊपर, बट आप उसको जरा ठंडे दिल से सोचें ना कि एक प्रोजेक्ट जो कि आपने बनाया, तख्लीक किया, उसको क्रिएट किया, उसको चलवाया, सब कुछ किया, एट द एंड उसने क्या दिया आपको। मैं इमरान खान साहब खुद अपनी बचत कर लेते अगर हुकूमत से निकलने के बाद। मैं आपको एक बात बताऊं, इस बात को कोई माने या ना माने, लोग जेन्युइनली इमरान खान के लिए बाहर निकले, जेन्युइन आउटपोर था, लोग इमरान खान के बाद तहरीके के बाद निकले। लेकिन प्रॉब्लम यह हुआ इमरान खान साहब ने, और मैं आपको दोबारा कहूंगा कि वो आपने बात ठीक की कि इमरान खान साहब ने अपनी सियासी ताकत को ओवर एस्टिमेट किया और एस्टैब्लिशमेंट की ताकत को अंडर एस्टिमेट किया। इमरान खान साहब अगर उस वक्त थोड़ा सा वाइजली फैसले करते और ये इस गेम में ना पड़ते कि जी नया आर्मी चीफ मेरी मर्जी से होगा, तो इमरान खान साहब का एक मॉरल प्रेशर होना था इवन एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, और शायद आज ये हालात भी PTI के लिए ना बनते।
लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब ना ने बनते चूज किया लड़ना और एक उस पे कोलिजन कोर्स पे चले गए, तो फिर उसका रिजल्ट तो ये होता है रियासत से कोई नहीं जीत सकता आदिल शाहजेब साहब, ये मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। रियासत से कोई नहीं जीत सकता। मुनीफ फारूक साहब, फैसल करीम कुंडी साहब, थैंक मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहजेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।